And welcome again in your own statistics class. And I am your subject teacher Babita Pandey. Welcome you all in our class of economics. So we were studying the topic of statistics, means what is the meaning of statistics. हमने ये पढ़ा. इसके साथ में हमने दो सेंस में मीनिंग पढ़ा था स्टैट्स का, which was in plural sense and in singular sense. Okay, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस. इसके अलावा कल हमने बाकी जो है स्टैटिस्टिक्स के क्या फीचर्स होते हैं वो भी पढ़े हैं, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं. हाँ, एंड आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओके, क्या इम्पोर्टेंस होती है स्टैट्स की, importance of statistics. Today we are going to study about this topic. तो देखो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस जो दी हुई है, मतलब एक सब्जेक्ट के तौर पर क्या यूटिलाइजेशन है स्टैटिस्टिक्स का, वो आपको यहाँ पर बताया गया है. और जब तक आपको वो नहीं पता होगा तब तक आपका पहली बात तो इंटरेस्ट नहीं होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में. दूसरी बात, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आपको ये नहीं पता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं. So now we shall proceed with the importance of statistics. First importance is quantitative expression of economic problem. Quantitative expression of economic problem means जो हमारी स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हमने सिंगुलर सेंस में भी देखा, प्लूरल सेंस में भी देखा. दोनों में ही एक चीज़ जो कॉमन थी वो क्या थी कि कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टडी हम कर रहे हैं, और उस स्टडी का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव को प्रेजेंट करने के लिए जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारी कैसे कलेक्ट हो रही है, न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट हो रही है. ठीक है, हम न्यूमेरिकली ही एक्सप्रेशन देते हैं उसका. तो ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया. मतलब एक ये है कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक, ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम हो गई, आपकी प्रॉब्लम है. बट इसको अगर हमें ये एग्जैक्ट मेजर करना है या फिर इसका कुछ सोल्यूशन निकालना है, क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है, क्या फैक्टर्स हैं, तो हमें स्टडी करना होगा किस ईयर में पर्टिकुलरली कितने % से जो है वो महंगाई बढ़ी है. तो इसके लिए क्या करना होगा, एक स्टैटिस्टिक्स सर्वे करना होगा, स्टैटिस्टिकल सर्वे, और उसकी मदद से जो डेटा निकल कर आएगा उसके बेसिस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई इस ईयर में पर्टिकुलरली इन इंसिडेंट्स की वजह से जो हमारा प्राइस इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा हुआ है, और इन रीजंस की वजह से प्राइस इन्फ्लेशन कम हुआ है. ठीक है, तो इससे फिर हमें आगे जो पॉलिसीज़ हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है. ठीक, नेक्स्ट आ गया आपका इंटरसेक्टोरल पॉलिसीज़. फर्स्ट वन है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन. जब तक हम किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल, जिसको कह लीजिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तब तक हमें ये नहीं पता चल रहा है कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और वो कहाँ आना ही ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ हमें डाइवर्ट करता है. नाउ सेकेंड वन इज़ इंटरसेक्टोरल एंड इंटरपर्सनल कंपैरिजन. ये क्या होता है, इंटरसेक्टोरल या इंटर टेम्परल कंपैरिजन का मतलब होता है हम इकोनॉमिक्स में क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन तो देखते ही देखते हैं, ठीक है, इसके साथ में हम उसको इंटरसेक्टोरल, फॉर एग्जांपल हमारा इंपोर्ट सेक्टर ज़्यादा अच्छा डील कर रहा है या एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप कर रही है या एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप कर रही है. ये इंटरसेक्टोरल, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर का कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं. इसके अलावा इंटरपर्सनल से मतलब है यूनिट्स, बिजनेस यूनिट्स के अंदर का जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, वो भी हम आपस में कर सकते हैं कि बिजनेस में एक बिजनेस यूनिट ने एक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में किन रीजंस की वजह से कैसे कैसे किया, कैसे डेवलप किया, क्या प्रॉब्लम्स आई. ओके, नेक्स्ट वन हो गया वर्किंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. हाँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि जो है क्या कारण है. जैसा मैंने कल फीचर्स में भी बताया था कि इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम का कारण क्या है,
और वो प्रॉब्लम का कारण हमारा किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। जब हम प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकली सॉर्ट आउट करते हैं तभी हम उसका एक फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। इकोनॉमिक थ्योरीज से मतलब है कि हम जो हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हमने एक सर्वे कर लिया, उसके बेसिस पर कुछ डेटा निकल कर आया, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई, जिसके बेसिस पर हम अब क्या कर सकते हैं, नई पॉलिसी बना सकते हैं। भाई इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा हुआ है ना, तो इसका ये सीधे सीधे ये क्या दिखा रहा है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट अभी नहीं हुए हैं, इंडिपेंडेंट जिसको कह लीजिए, प्रोडक्शन के फील्ड में इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। तो अब पॉलिसीज़ कैसी बनाने की ज़रूरत है, पॉलिसी ऐसी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर हम क्या कर सकें, नए बिजनेस यूनिट्स या नए एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, ताकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ा सकें और हमारा इम्पोर्ट कम हो सके, ठीक। तो इस तरह से पॉलिसीज़ बन जाती हैं, नई थ्योरीज बन जाती हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, दिस आई टोल्ड यू। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, बेस्ड ऑन द फिगर्स, जो भी हमारे पिछले डेटा निकल कर आए हैं, पास्ट की जो भी इंफॉर्मेशन हमारी हमने कलेक्ट की है, उसके बेसिस पर हम आगे का बना सकते हैं, एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने अभी जस्ट देखा होगा, ये जो भी आपका प्रॉब्लम चल रही है आजकल वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड लेवल पर, उसकी वजह से आप लोगों ने न्यूज़ हेडलाइंस में सुना होगा कि IMF ने या इंटरनेशनल बैंक ने क्या किया है, डेवलपमेंट रेट जो है, इंडिया की जो डेवलपमेंट रेट है, इसको हिंदी में बोलते हैं विकास दर, वो कम फोरकास्ट की है। उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि ये कम हो जाएगी, गिर जाएगी, बिकॉज ऑफ द डिसरप्शंस इन द इकोनॉमिक सेक्टर, है ना। तो ये क्या है, हमारी फोरकास्टिंग है, आगे का अंदाज़ा किसके बेसिस पर, आज के बेसिस पर, प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, अलॉन्ग विद दैट पिछली जो भी पास्ट के जो भी इवेंट्स हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम से मतलब है, देखो पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ये होता क्या है। तो ये वो कंडीशन होती है जहाँ पर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर, मतलब वो पोजीशन या वो सिचुएशन जहाँ पर कंज्यूमर अपने आप को बैलेंस महसूस करे। बैलेंस का मतलब एज अ कंज्यूमर मैंने जितना पैसा खर्च किया उतने की सेटिस्फैक्शन मुझे मिली, ठीक है। और एज अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर ने जितना पैसा खर्च करके कोई सामान, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, उतने की सर्विसेज या उतने का प्रॉफिट उसे वापस अर्न हुआ। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब ये अटेन कैसे किया जा सकता है, हम स्टैटिस्टिकल टूल्स की तरफ हेल्प से ग्राफ बनाकर अपने डेटा को प्रेजेंट करके, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करके हम ये जान सकते हैं कि भाई इस पॉइंट तक आते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो निकल जा रही है एज प्रोड्यूसर, इसके बाद इतने यूनिट्स के प्रोडक्शन पर हम क्या हो रहे हैं, प्रॉफिट की कंडीशन में आ रहे हैं। तो फॉर श्योर अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन इस प्राइस लेवल पर करना होगा, ठीक है। इसी तरह से कंज्यूमर भी अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है और हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर आ सकते हैं। तो इट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस क्या है, क्या लिमिटेशंस हैं, यानी लिमिटेशंस का मतलब बाउंडेशंस क्या हो सकती हैं, स्टैट्स की बाउंडेशंस, ठीक है। तो बाउंडेशंस क्या क्या है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी करता है। यानी अब जैसे कह लो कि प्रोडक्शन कम हुआ, 100 यूनिट से प्रोडक्शन कम हुआ, तो ये 100 यूनिट्स का जो लेस फिगर है या डिक्रीजिंग फिगर है वो तो हमने पता लगा लिया डेटा के थ्रू, ठीक है। लेकिन वो क्यों कम हुआ या फिर उसकी क्वालिटी में कितना इम्प्रूवमेंट या उसका कितना मतलब डिग्रेडेशन हुआ उसकी क्वालिटी में प्रोडक्ट की, ये हम पता नहीं लगा सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। वर्कर्स ने काम किया लेकिन वो कितनी एफिशिएंसी से काम किया, कितनी क्वालिटी उन्होंने मेंटेन की उसमें, ये सारी चीज़ें हम पता नहीं लगा सकते हैं। बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो है आपका वो क्वांटिटेटिव
क्वांटिटेटिव लेवल पर काम करता है, ठीक है, ना कि क्वालिटेटिव। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, क्वांटिटेटिव मैनर पर काम करता है, यानी क्वांटिटीज़ को प्रेजेंट करता है, क्वालिटीज़ को प्रेजेंट नहीं करता है। ये हो गया आपका फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड हो गया स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। यहाँ पर एग्रीगेट्स की स्टडी होती है। इस एग्रीगेट्स की स्टडी से क्या मतलब है भाई, हम एज एन एग्रीगेट हम फैक्टर्स को ले रहे हैं, हाँ, हम इंडिविजुअल की स्टडी यहाँ पर नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, आपका स्टडी ऑफ एग्रीगेट की लिमिटेशन हुई। इसके लिए एग्जाम्पल है कि एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स के तौर पर आप ये जान लीजिए कि आपके स्कूल के किसी भी टीचर की सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ है, ठीक है। बट अब ये फैक्टर जो है ये आपका रिलेट कर देता है कि एक इंडिविजुअल की सैलरी जो है 50,000 है, लेकिन क्या ये स्टैटिस्टिक हुआ? नहीं हुआ। इंडिविजुअल की स्टडी तो हम स्टैट्स में कर ही नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक एग्रीगेट की कर रहे हैं। हाँ, एक स्कूल में काम करने वाले 100 एम्प्लॉयज़ की सैलरी, एवरेज सैलरी ये है। अब ये क्या हुआ, एवरेज सैलरी जहाँ पर टर्म आ गई, अब ये क्या हो गया, आपका स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हो गई। जहाँ पर एग्रीगेट ले रहे हो आप 100 एम्प्लॉयज़ का, 100 एम्प्लॉयज़ मतलब किसी इंडिविजुअल का आप डेटा नहीं ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी ऑफ डेटा, होमोजेनिटी क्या होती है, साइंस में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। होमोजेनिटी से मतलब है सिमिलैरिटी, ठीक है। डेटा जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें सिमिलैरिटी होना चाहिए। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं 10 लोगों के ऊपर कि 10 लोगों की फेवरेट चॉकलेट ब्रांड क्या है, तो वहाँ कुछ पर्टिकुलर चॉकलेट ब्रांड्स का आपको ऑप्शन देना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे, कोई बोल दे। होमोजेनिटी, दूसरी चीज़ ये भी होनी चाहिए कि भाई आप पर्टिकुलरली चॉकलेट पर ही स्टडी कर रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू मूव ऑन द चिप्स और एनी अदर फूड आइटम, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, डेटा में होमोजेनिटी होनी ज़रूरी है। अगर वो डेटा डिफरेंट है या सिमिलर नहीं है तो हम उनको एक सीरीज़ में प्रेजेंट करके कोई इन्फॉर्मेशन या कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन डिराइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आ गया, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। रिजल्ट्स जो है वो सिर्फ एक एवरेज पर बेस्ड होते हैं। एवरेज पर बेस्ड होते हैं मतलब कि रिजल्ट्स जो हैं वो इंडिविजुअल रिजल्ट्स हम नहीं निकाल सकते हैं। भाई ये है कि 10 लोगों की फेवरेट चॉकलेट पर हमने स्टडी किया, इसके बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ 10 लोगों ने क्या बेसिक क्या फेवरेट चॉकलेट, एक एवरेज हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि वो 10 लोगों की इंडिविजुअल पसंद क्या है, यहाँ पर वो मैटर नहीं करती है। नेक्स्ट आ गया आपका, रिजल्ट्स में बी प्रूव्ड रॉन्ग विदाउट एनी रेफरेंस। रिजल्ट्स जो है वो बिना किसी रेफरेंस के वो गलत हो सकते हैं, ठीक है। आपने किन सिचुएशंस पर स्टडी किया है, किन फैक्ट्स पर स्टडी किया है, वो रेफरेंस आपको आपकी प्रेजेंटेशन, आपके डेटा प्रेजेंटेशन के साथ में देने होते हैं। अगर आप वो नहीं दे रहे हैं तो फिर वो क्या हो सकता है, वो जो रिज़ल्ट है वो गलत आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। ओके, कैन बी यूज्ड ओनली, यहाँ पर एक मिस्टेक है, बी नहीं होगा, इट विल बी बाय। कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। बाय द एक्सपर्ट्स का मतलब है कि स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन निकली हुई है, ठीक है, आपको एक लंबी सी सीरीज़ दी हुई है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऑन एन एवरेज इनकम क्या है वर्कर्स की। हाँ, 1000 वर्कर्स हैं, उनकी एवरेज इनकम क्या है, तो उसके लिए आपको एवरेज निकालना आना चाहिए, मीन क्या है, मीडियन क्या है, वो फॉर्मूला आने चाहिए। तो यानी कि आपको उसमें क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर एक कम पढ़े लिखे पर्सन को या उस पर्सन को जिसको इन सब मेथड्स की जानकारी नहीं है, हम ये कह दें कि ये रिजल्ट्स निकाल दीजिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू नीड टू बी एक्सपर्ट, देन ओनली यू कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ लास्ट वन इज prone to misuse। Prone to misuse means
स्टैट्स को कभी कभी हम मिसयूज़ भी कर सकते हैं, अगर वो दो कंडीशंस है। अगर वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं तो हम उन इंफॉर्मेशंस को मैनिपुलेट करके अपनी मर्ज़ी से उसको क्या दिखा सकते हैं, गलत तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपका कि जो कम जानकार लोग हैं, जैसा अभी मैंने बताया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है फॉर्मूलाज की, या फिर ऐसी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ को डील करने की प्रॉपर एक समझ नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उन सीरीज़ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं जो कि राइट नहीं है। आप ये कह दो कि हाँ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, एवरेज ये निकाल कर आया है, ठीक है, लेकिन वो एवरेज ही आपका गलत है, तो फॉर श्योर रिजल्ट भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होंगी, लिमिटेशंस होंगी। इन टुडेज क्लास वी स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये दो टॉपिक हमने कवर किए हैं। एंड स्टूडेंट, टुमारो वी विल कंप्लीट अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। इसके साथ में आपका जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1, ये कंप्लीट हो जाएगा कल के वीडियो में। एंड फॉर दैट ओनली आई एम शेयरिंग सम PDF नोट्स अलॉन्ग विद टुडेज़ वीडियो। और वो PDF नोट आपके लिए हैं जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं, इट्स वेरी गुड। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे दिए हुए नोट्स ही कॉपी करिए, बट जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, क्लासेस लेट ज्वाइन की हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो नोट्स नहीं बना पाए हैं, देन आई एम प्रोवाइडिंग यू PDF नोट्स। यू कैन नोट इट डाउन दैट नोट्स इन योर नोटबुक, जो कि आपकी आगे की स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। वो बहुत ब्रीफ नोट्स हैं आपके। आई विल शेयर इट इन टुमारोज़ वीडियो। कल आपका लास्ट टॉपिक इस यूनिट का कवर हो जाएगा, इसके साथ फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कल जो है वो PDF नोट्स आपके शेयर कर देंगे। आज के लिए होमवर्क आपका, यू हैव टू राइट डाउन द लिमिटेशंस अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये आपको लर्न भी करनी है और लिखनी भी है। होमवर्क once again I'm writing, learn and write today's topic. Okay, that's all for today. Thank you and have a good day.